चलिए, तब ये केमिकल रिएक्शन का पार्ट 2 वीडियो है। इसमें क्या बोला, रासायनिक अभिक्रिया है। रासायनिक अभिक्रिया क्या है? क्या एक भौतिक परिवर्तन है? नहीं। अच्छा ये बताओ रासायनिक अभिक्रिया है क्या? जैसे मान लीजिए कि कोई रिएक्शन हो रहा है तो A+B ये बनता है क्या है, C। इसी की जगह पे तुम हाइड्रोजन ले सकते हो प्लस ऑक्सीजन ले सकते हो, इसको दोनों को मिलाने से क्या बनता है, पानी। तो क्या एक भौतिक परिवर्तन है? नहीं, यह एक रासायनिक परिवर्तन होता है। तो ये गलत, क्योंकि रासायनिक परिवर्तन भौतिक परिवर्तन दोनों एक दूसरे के उल्टा होते हैं, इसी कारण ये ऑप्शन गलत है। क्या ये रिवर्सिबल चेंज है? इंग्लिश में याद रखेंगे सब। नहीं, रिवर्सिबल का मतलब होता है क्या इसको हम दोबारा रिवर्स करके बना सकते हैं? नहीं, ये इरिवर्सिबल होता है। रासायनिक परिवर्तन इरिवर्सिबल होता है। पानी से दोबारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो नहीं बना सकते। एक बार हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से पानी बन गया, दोबारा पानी से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो नहीं बना सकते, तो ये भी ऑप्शन गलत। फिर हमेशा याद रखेंगे यह एक प्रक्रिया है जिसमें नए पदार्थ बनता है, तो ये सही हो जाएगा। जब भी रासायनिक परिवर्तन होगा, रासायनिक अभिक्रिया होगा, एक नया पदार्थ बनेगा। A-B को मिलाने से C बन गया, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिलाने से वाटर बन गया, एक नया चीज बन गया, तो ये सही है। एक प्रक्रिया जिसमें केवल अवस्थाएं परिवर्तन होगी? नहीं। देखो, रासायनिक अभिक्रिया में हमें अवस्था परिवर्तन होती है, लेकिन केवल नहीं। केवल शब्द यहाँ पे घुसा दिए, ये गलत है। मान लो कि ये हाइड्रोजन है तो ये गैस है, ऑक्सीजन है गैस है, लेकिन पानी बन गया, ये लिक्विड हो गया। तो देख रहे हो, गैस को मिलाने से लिक्विड बन गया, अवस्था में परिवर्तन हो गया। लेकिन अवस्था में परिवर्तन होने के साथ साथ और भी तो चीज होता है रासायनिक अभिक्रिया में। कलर में चेंजिंग आएगा, गैस निकलेगा, नया चीज बनता है, हीट निकलेगा, हीट देना पड़ेगा, बहुत सारा चीज होता है। लेकिन केवल अवस्था परिवर्तन तो नहीं हो रहा है। तो अवस्था परिवर्तन होगा, लेकिन एक केवल शब्द लगा दिया तो गलत है। यहाँ पर ऑप्शन कौन सही होगा, सी। ये रासायनिक अभिक्रिया का क्या क्या प्रॉपर्टी है, विशेषता है, इसको याद रखना है। अब ये भी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे बोल रहा है निम्न में से कौन सा एक संकेत देता है कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। रासायनिक अभिक्रिया का मतलब केमिकल रिएक्शन। चलिए देखिए, हाइड्रोजन है प्लस ऑक्सीजन है प्लस वाटर है, ठीक है। मान लो ये रासायनिक अभिक्रिया है। ऐसे मैंने बहुत सारा रासायनिक अभिक्रिया दिखाया है, क्या क्या होगा। तो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान रंग में परिवर्तन होगा। मान लीजिए कोई भी रिएक्शन हो रहा है तो रंग में परिवर्तन होगा, बोलोगे हाँ बिल्कुल होगा रंग में परिवर्तन। कोई गैस निकलता है तो बोलोगे हाँ बिल्कुल निकलता है। कोई चीज का अपक्षेपण का निर्माण होगा, कोई चीज का प्रेसिपिटेट होगा, तो बोलना हाँ बिल्कुल होगा। यानी कि ऑल ऑफ द एबव सही होगा। अब देखिए इसको हम बताते हैं, ये रासायनिक अभिक्रिया का क्या है, प्रॉपर्टी है, विशेषता है, जो आपको याद रखनी है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान कलर में चेंज होता है, नया गैस बनता है। कलर में चेंज कैसे, इसका एग्जांपल बताए थे कि आयरन था, ये कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का सॉल्यूशन था, लेकिन ये फेरस सल्फेट बाद में कैसा कलर का सॉल्यूशन हो जाता है, हरा कलर का। तो रंग में परिवर्तन हो रहा है, मैंने ये रिएक्शन बता चुका है पीछे, तब बिल्कुल होता है रासायनिक अभिक्रिया के दौरान। क्या रासायनिक अभिक्रिया के दौरान गैस का निर्माण होगा, तो बोले कि बिल्कुल होगा। ये भी रिएक्शन बता चुका है मैंने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कि Zn जो है हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है, इसी का Zn जो है सल्फेट के साथ दोस्ती कर लेगा, इधर बेचारा हाइड्रोजन अकेला बच जाएगा, तो हाइड्रोजन गैस निकलेगा। तो ये गैस निकला था, रासायनिक अभिक्रिया में गैस निकलता है, तो हाँ बिल्कुल निकलता है। क्या तापमान में परिवर्तन होगा, तो मैंने बताया है ये क्यूक लैम है, क्यूक लैम से क्या बना दिए, स्लैट लैम, चूना से बुझा चूना बना दिए। तो इसमें तापमान में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ, चूना से बुझा चूना बनाएंगे तो हीट निकलता है, तो तापमान में परिवर्तन हुआ, ये भी सही है। क्या कोई नया चीज बनता है, अपक्षेपण का निर्माण होगा, हाँ प्रेसिपिटेट नीचे जाके जम जाता है, ये भी पता है डबल डिकम्पोजिशन में कि जो बेरियम सल्फेट है व्हाइट कलर का रहता है, नीचे जाके जम जाता है। फिर कोई अवस्था में परिवर्तन होगा, हाँ केवल अवस्था में नहीं, लेकिन अवस्था में परिवर्तन होगा, क्योंकि केवल अवस्था में परिवर्तन थोड़ी हो रहा है, यहाँ पे तापमान में परिवर्तन, गैस का निर्माण, रंग में परिवर्तन, ये सब चीज भी हो रहा है। तो अवस्था में परिवर्तन होगा तो बोलोगे हाँ। यहाँ देखिए ये पानी है, लिक्विड होता है, पानी को हम आपस में तोड़ेंगे इलेक्ट्रोलिसिस करके तो हाइड्रोजन मिलेगा प्लस ऑक्सीजन। तो लिक्विड से हम लोग गैस में पहुंच गए तो अवस्था में परिवर्तन होता है। एक चीज आपको एग्जामिनर फंसाएगा कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान क्या मास में कभी बदलाव होगा, तो नोट करके लिखा है नहीं, मास में कभी नहीं बदलाव होता है। रासायनिक अभिक्रिया जब भी होगा तब मास सेम होगा, मतलब इसका वजन जितना करेंगे हम लोग
वही रहेगा। बाद में जो रिएक्टेंट बनेगा नया चीज़ तो उसका भी वजन करेंगे तो सेम होगा। इसका 4 kg है तो इसका भी वजन बाद में बनेगा तो 4 kg ही होगा। तो आपको ये याद रखना है, आपको कहाँ चले गया, आपको ये याद रखना है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान क्या क्या होगा। रंग में परिवर्तन होता है, गैस का उत्सर्जन होता है, तापमान में परिवर्तन बिल्कुल होगा, अपक्षेपण का निर्माण बिल्कुल होगा, अवस्था में परिवर्तन बिल्कुल होता है, लेकिन मास में चेंज नहीं होता है। नया चीज भी बनता है रासायनिक अभिक्रिया में, हमेशा बनेगा नया चीज। देखो चलिए तब ये केमिकल, चलिए अब ये थर्ड क्वेश्चन है, संतुलित रासायनिक अभिक्रिया का अर्थ क्या है। संतुलित, इसका इंग्लिश पढ़ेंगे, व्हाट डज मीन बैलेंस इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन। अगर कोई केमिकल इक्वेशन बैलेंस है तो इसका मतलब क्या है, तो इसका आंसर होगा कंजर्वेशन ऑफ मास। मान लीजिए कि ये ए है, बी है, सी है, ये 2 ग्राम है, ये 2 ग्राम है, यहाँ पे मिल के बन रहा है 4 ग्राम। तो हम बताए थे कि रासायनिक अभिक्रिया का एक गुण है कि मास में कभी भी बदलाव नहीं होगा। जितना मास रिएक्टेंट में होगा उतना ही मास प्रोडक्ट में होगा। और ये कौन सा नियम के तहत होता है, तो मास का कंजर्वेशन के नियम के तहत, द्रव्यमान का संरक्षण के तहत, एनर्जी का संरक्षण नहीं। ये तो हो गया, ये आंसर है इसका, हो गया। एक सेकेंड, अब ये वाला सवाल बताइए, वायु की उपस्थिति में मैग्नीशियम को जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। इनमें शामिल अभिक्रिया के प्रकार का चयन कीजिए। मतलब ये लाइन दे दिया है, वो रिएक्शन, फिर इस लाइन से रिएक्शन लिखेंगे और बताएंगे कि ये रिएक्शन कैसा है। तो देखो Mg है, मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में, बताया था ये रिएक्शन। फिर क्या होता है MgO। तो ये लाइन से ये लाइन लिखने आना चाहिए, ठीक है। हम बताए थे कि जब भी 2 चीज़ मिल के अगर एक चीज़ बनता है तो कैसा रिएक्शन होता है, कॉम्बिनेशन। ऑप्शन में कॉम्बिनेशन नहीं है, ऑप्शन में दिया हुआ है ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, डिस्प्लेसमेंट। पहला चेक करते हैं ऑक्सीडेशन। Mg यहाँ पर अकेले है, लेकिन बाद में Mg के साथ वो जुड़ जा रहा है, तो कैसा रिएक्शन होगा, ऑक्सीडेशन। तो इसी कारण ये सही हो जाएगा। तो इसी कारण ये रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन के साथ साथ क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी है। सही हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखिए, ये क्वेश्चन को छोड़िए, बाद में देखते हैं। यहाँ देखिए, हीटिंग ऑफ फेरस सल्फेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ रिएक्शन। सबसे पहली बात, फेरस सल्फेट को गर्म करने पे किस प्रकार का विक्रिया एक उदाहरण है। जब भी मैंने बात कहा गर्म, जब भी कोई चीज़ को गर्म करते हैं तो गर्म करते हैं तो कौन सा रिएक्शन याद रखना है, 2 रिएक्शन आना चाहिए दिमाग में। गर्म कर रहे हैं, गर्म 2 इंडो रिएक्शन, इंडोथर्मिक रिएक्शन, और एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। बताए थे डिकम्पोजिशन रिएक्शन में 3 तरीके से हम लोग चीज़ों को तोड़ते हैं, एक गर्म करके हीट से, एक सनलाइट से, लाइट से, और एक इलेक्ट्रिसिटी से। फिलहाल यहाँ पे पूछ रहा है कि फेरस सल्फेट को Fe को हीट किए तो हमको मिलता है Fe प्लस SO2 प्लस SO3। रिएक्शन बताए थे, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड मिलता है। तो फेरस सल्फेट को गर्म करके तोड़ना कुछ किसका एग्जाम्पल है, तो जो चीज़ को गर्म करके तोड़ते हैं उसका एग्जाम्पल होता है, उसको बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन, ठीक है। ये हो गया। फिर ये बताइए, दी गई रासायनिक अभिक्रिया में फेरस सल्फेट का रंग कैसा होगा। ये भी रिएक्शन मैंने बताया है, ये फेरस सल्फेट है, ये फेरिक ऑक्साइड बन रहा है, फिर ये सल्फर डाइऑक्साइड, फिर सल्फर ट्राइऑक्साइड। सबसे पहले बताओ ये कौन सा रिएक्शन है। इधर रिएक्टेंट अगर एक ही हो और प्रोडक्ट बहुत सारा हो तो कौन सा रिएक्शन होता है, तो बताओ। तो जब रिएक्टेंट एक हो और प्रोडक्ट एक से ज़्यादा हो तो ये होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, याद कराया था। एक से बहुत सारी चीज़ों में टूटना, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। लेकिन यहाँ पे दूसरा चीज़ पूछ रहा है, फेरस सल्फेट का रंग पूछ रहा है। फेरस सल्फेट कहाँ है यहाँ पे, ये FeSO4। फेरस सल्फेट का रंग क्या होता है, तो याद रखना है कि जो फेरस सल्फेट है ये रहता है इसका रंग हरा।
फेरस सल्फेट का रंग कैसा होता है? हरा। क्या आंसर हो जाएगा? ए। और इस गैस का नाम क्या है? कल को ये भी पूछ सकता है कि जब फेरस सल्फेट को गर्म करके तोड़ते हैं तो कौन कौन सा गैस निकलता है? तो दो गैस, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए AgCl AgBr के अपघटन मतलब डिकम्पोजिशन करते हैं का क्या कारण है? AgCl को हम बताए थे, AgCl और AgBr सिल्वर ब्रोमाइड दोनों के सूर्य की उपस्थिति में, सनलाइट की उपस्थिति में तोड़ते हैं हम लोग, तो हमको मिलता है Ag+Cl Ag+Br। बताए थे ना सिल्वर को कैसे तोड़ते हैं? सूर्य की उपस्थिति में, तो सूर्य होगा। क्या हो गया? लाइट, हीट नहीं, हीट की उपस्थिति में किसको किसको तोड़ रहे थे? कैल्शियम कार्बोनेट को, फेरस सल्फेट को, लीड नाइट्रेट को। लाइट की उपस्थिति में किसको तोड़ रहे थे? सिल्वर वाले को, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, याद रखना है। कभी पूछते इलेक्ट्रिसिटी से किसको तोड़ते हैं? तो पानी को। ठीक है, याद रखना। यहाँ पे देख भी लो कि मैंने बताया भी था कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन 3 प्रकार का होता है। एक तो हम लोग उष्मा दे के तोड़े, हीट दे के तोड़े, उष्मा प्रदान करके तोड़े। उष्मा प्रदान करके किसको तोड़ रहे थे? कैल्शियम कार्बोनेट को। तो हमको मिल रहा था कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, प्लस लीड नाइट्रेट को भी तोड़ रहे थे, तो हमको मिल रहा था लीड ऑक्साइड प्लस ब्राउन कलर का गैस NO2 प्लस ऑक्सीजन, प्लस सोडियम बाइकार्बोनेट को भी तोड़ रहे थे, तो सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिल रहा था। ठीक है। फिर ये भी बताया था कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हम लोग सनलाइट का यूज़ करके भी तोड़ते हैं, तो सनलाइट का यूज़ करके किसको तोड़ते हैं? तो AgCl को, AgBr को। यही ना सवाल पूछ रहा है। इसको तोड़ रहे हैं तो क्या चीज़ का यूज़ करके तोड़ रहे हैं? तो सनलाइट का यूज़ करके। ठीक है। फिर कभी पूछ देगा इलेक्ट्रोलिसिस में किसको तोड़ते हैं? तो वाटर को तोड़ते हैं। कैसे के माध्यम से? इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करके, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। और इस प्रक्रिया के दौरान आपको याद रखना है कि 2 रॉड होता है, पानी में लगाते हैं पानी को तोड़ने के लिए। एक होता है एनोड, एक होता है कैथोड। तो जो एनोड रॉड है इस पर आता है ऑक्सीजन, जो कैथोड रॉड है इस पर आता है हाइड्रोजन गैस। इसका ट्रिक है AHOC। 5 बार बोले AHOC। AHOC, ए मतलब एनोड पे आएगा ऑक्सीजन, हाइड्रोजन आएगा कैथोड पे। एनोड पे आएगा ऑक्सीजन, हाइड्रोजन आएगा कैथोड पे। एनोड पे कौन सा गैस निकलता है? तो ऑक्सीजन बनेगा पानी टूटने के दौरान। हाइड्रोजन गैस कहाँ पे आएगा? कैथोड पे। ठीक है, याद होना चाहिए। फिर से यहाँ पे पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन वैद्युत उपघटन है? अपघटन है लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। तो पानी है, पानी को इलेक्ट्रिसिटी से तोड़ते हैं, तो ये हो जाएगा। अच्छा, ये कैसा अपघटन है बताओ तो? ये सनलाइट के माध्यम से तोड़ते हैं, AgBr AgCl को सनलाइट के माध्यम से। ठीक है, चलिए ये हो गया। ये तो हम याद करा ही दी है रिएक्टिविटी सीरीज। काशी नाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कौन है आगे आओ। जो ज़्यादा ऊपर है वो ज़्यादा रिएक्टिव है, ऊपर वाला नीचे वाले को डिस्प्लेस कर सकता है, लेकिन नीचे वाला ऊपर वाले को डिस्प्लेस नहीं कर सकता है। इस सीरीज़ का कब यूज होता है? जब भी मेरे पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का क्वेश्चन है उसके लिए यूज करते हैं। चलिए, ये आ ही गया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। लोहे की कील को कुछ मिनट के लिए कॉपर सल्फेट के घोल में डुबाने पर आप देखेंगे क्या होगा। ये मान लीजिए कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, इसमें लोहे का कील रख दिए, तो कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन होता है वो कैसा कलर का होता है? इनिशियली ब्लू कलर का। लेकिन बाद में ये लोहा क्या है, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। लोहा कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और बना देगा क्या? हरा कलर। याद कराए थे। तो क्या होगा? रिएक्शन तो होगा। क्यों होगा? देखो, Fe है लोहे का कील, इसको कॉपर सल्फेट में डिस्प्लेस कर रहे हैं CuSO4, तो हमको क्या मिल रहा है? ये लोहा जो है कॉपर को डिस्प्लेस करेगा, तो लोहा किसके साथ दोस्ती कर लेगा? फेरस सल्फेट के साथ, FeSO4 प्लस बेचारा ये कॉपर बच जाएगा, रोएगा अकेले कॉपर। अब इस सॉल्यूशन का जो कलर था पहले था ब्लू, अब इसका कलर हो जाएगा ग्रीन, हरा।
क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि आयरन कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, इसी कारण कॉपर को भगा दिया और सॉल्यूशन का कलर, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन का कलर चेंज कर दिया, तो रिएक्शन तो होगा। ये ऑप्शन गलत। कलर ऑफ सॉल्यूशन फेड अवे, ये सही होगा कि विलियन का जो रंग है फीका पड़ जाएगा, पहले ब्लू था अब हरा हो जाएगा। ये सब गलत ऑप्शन है, तो आंसर क्या होगा? बी। अच्छा, ये कौन सा रिएक्शन है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बताए थे पीछे, सारा थ्योरी उसी के ऊपर है, देख लो। यही रिएक्शन है। ये पहले कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का है, इसमें आयरन नेल रखेंगे तब कैसा बन जाएगा? हरा कलर बन जाएगा। यह है कॉपर सल्फेट, यह है आयरन। कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है आयरन, तो कॉपर को भगा देगा, फिर सल्फेट बन जाएगा, प्लस कॉपर अकेले बच जाएगा, फिर सॉल्यूशन का रंग चेंज हो गया। ऐसा चेंज होने का क्या कारण है? क्योंकि Fe ज़्यादा रिएक्टिव है Cu से, तो Fe SO4 के साथ दोस्ती कर लेगा, Cu अकेला बेचारा बच जाएगा। ठीक है, चलो अब इसको सॉल्व करके देखो। व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन? ऑक्सीडेशन के दौरान क्या होता है? तब बताए थे, एक है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, एक है रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन में क्या होता है? ऑक्सीजन जुड़ता है, हाइड्रोजन निकलता है, इलेक्ट्रॉन भी निकलता है। ऑक्सीडेशन का ही उल्टा क्या हो जाता है? रिडक्शन। ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन जुड़ेगा, तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन में ऑक्सीजन हटेगा, जबकि हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन जुटेगा। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन के दौरान क्या होगा? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। गलत। ऑक्सीडेशन रिएक्शन के दौरान इलेक्ट्रॉन की कमी होती है और हाइड्रोजन की भी कमी होती है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये सही है गुरु। प्रोटॉन के बारे में तो कुछ बात ही नहीं होती है ऑक्सीडेशन रिडक्शन में। ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शन गलत, बी सही। ठीक है, याद रखना है ऑक्सीडेशन के दौरान क्या क्या होता है? ऑक्सीजन जुड़ता है, इलेक्ट्रॉन घटता है, कमी होगा, और हाइड्रोजन का भी कमी होगा। अच्छा, मैंने एक यहाँ पे क्वेश्चन लिया है। कभी अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि कोई चीज़ है, एलिमेंट है, वो Na से Na प्लस हो गया, Na से Na प्लस हो गया, तो ये किस प्रकार का रिएक्शन है? देखो, तो याद रखेंगे पॉजिटिव साइन दूसरे पे जा रहा है, Na के पास कोई अभी साइन नहीं है, लेकिन बाद में अगर दूसरा का वाला Na पे रिएक्शन हो के इसके ऊपर पॉजिटिव साइन आ रहा है, पॉजिटिव साइन दूसरे पे जा रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन पहले वाले के द्वारा त्याग किया गया है। ऐसे भी पॉजिटिव आदमी क्या करता है? इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। तो पॉजिटिव साइन दूसरे पे जा रहा है, Na से Na प्लस पे जा रहा है, तो याद रखेंगे क्या होगा? ऑक्सीडेशन। इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है ना भाई, तभी ना इस पे आ रहा है साइन। तो जब इलेक्ट्रॉन को कोई चीज़ आदमी लूज करता है तो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन मतलब वही साइन, पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज, तो क्या आएगा? ऑक्सीडेशन। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बारे में और भी दिया है, पढ़ सकते हो, ऐसे मैंने पढ़ा ही दिया है। धनात्मक आवेश बढ़ने का कारण बनता है, पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, काउजेज द इंक्रीज ऑफ ए पॉजिटिव चार्ज, इट काउजेज द इंक्रीज ऑफ ए नेगेटिव चार्ज। मतलब अगर हम पूछें Na से कोई चीज़ Na प्लस हो गया, याद रखेंगे, तो पॉजिटिव साइन बढ़ गया ना, इसके पास एक भी नहीं पॉजिटिव था, लेकिन इसके पास एक पॉजिटिव साइन बढ़ गया, इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन। लेकिन कभी ऐसा भी तो हो सकता है Na से Na माइनस हो गया, तो ये नेगेटिव साइन बढ़ गया, तो नेगेटिव चार्ज जब बढ़ जाए, इसके पास एक भी नेगेटिव चार्ज नहीं था, इसके पास एक नेगेटिव चार्ज जब आ गया, तो क्या होगा? इस प्रक्रिया को बोलेंगे रिडक्शन। याद रखेंगे, कोई चीज़ को सिंपली याद रखना है। अच्छा, हम चलिए क्वेश्चन पूछ ही ले रहे हैं। बताइए, ये ए था, इसके पास ए माइनस आ गया, क्या होगा? ऑक्सीडेशन की रिडक्शन। रिडक्शन, नेगेटिव साइन आ जाना दूसरे पे क्या होता है? रिडक्शन। अच्छा, बी प्लस और बी, अब क्या होगा? तो नेगेटिव पॉजिटिव साइन क्या हो गया? घट गया, इसके पास है, इसके पास एक भी साइन नहीं है, तो पॉजिटिव साइन घट जाना को क्या बोलते हैं? रिडक्शन ही बोलेंगे। लेकिन पॉजिटिव साइन अगर बढ़ गया तो इसको क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो इस शब्द को दिमाग में बैठा के रखें। अब इसको देखो, इस रिएक्शन को देखो ध्यान से।
हमने बताया था कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन केवल ऑक्सीजन के हटने के आधार पर ही नहीं, हाइड्रोजन के हटने के आधार पर भी देख सकते हैं। हाइड्रोजन हटने और जुड़ने के आधार पर भी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पहचान लिया जाता है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीडेशन का मतलब ही बताया था, ऑक्सीजन का जुड़ना या फिर हाइड्रोजन का निकलना या फिर इलेक्ट्रॉन का निकलना या पॉजिटिव साइन का बढ़ना, इन सारा पहचान। इसी का उल्टा क्या होता है? रिडक्शन। यहाँ पर देखो H2S में S के पास हाइड्रोजन है, लेकिन बाद में ये S से हाइड्रोजन क्या होता है? निकल जा रहा है। तो जब लूज हो गया हाइड्रोजन, क्या हो गया? H2S से हाइड्रोजन लूज हो गया, तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन। फिर क्लोरीन है, क्लोरीन के पास अब एक भी H नहीं है, लेकिन बाद में क्लोरीन के पास H जुड़ जा रहा है, तो H का जुड़ना या फिर O का निकलना क्या होता है? रिडक्शन। तो याद रखेंगे, BBI पॉइंट है, इस आधार पे भी आप ऑक्सीडेशन रिडक्शन का पहचान कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब ये वाला एग्जांपल बताइए क्या है क्वेश्चन। यहाँ पे देखो NH3O2NO + 6H2, बताओ कौन सा रिएक्शन है? एक करके चेक करते हैं। डिस्प्लेसमेंट है क्या? डिस्प्लेसमेंट का पहचान क्या है? फॉर्मेट है, इसको मान लेते हैं अगर हम A, N को, H को B, फिर इसको क्या मान ले रहे हैं? C, O को। तो यहाँ पे देखेंगे N को क्या माने थे? A के साथ C आ गया, लेकिन अब फिर B किसको माने थे? B के साथ भी C आ रहा है। तो ये हो सकता है क्या डिस्प्लेसमेंट? नहीं। डिस्प्लेसमेंट का क्या पहचान है? फॉर्मूला कि AB + C है तो होना चाहिए था AC + B, जबकि ये चीज़ हो रहा है नहीं। यहाँ पे A के साथ भी C आ जा रहा है, B के साथ भी C आ जा रहा है, तो नहीं होगा, पहला ऑप्शन तो गलत। कॉम्बिनेशन है क्या? नहीं होगा। कॉम्बिनेशन में दो चीज़ मिल के एक होना चाहिए, जबकि दो चीज़ मिल के दो हो रहा है। डिकम्पोजिशन है क्या? नहीं होगा, क्योंकि डिकम्पोजिशन में भी एक चीज़ मिल के दो होना चाहिए था, जबकि यहाँ पे दो चीज़ मिल के दो हो रहा है। न्यूट्रलाइजेशन है क्या? तो ये भी बोलेंगे नहीं है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन किसको बोलते हैं? अगर एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करे और साल्ट बनाए प्लस वाटर, इसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो नहीं ये है, नहीं ये है, और नहीं ये है। ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शन है क्या? हाँ, रिडॉक्स रिएक्शन है। देखो कैसे रिडॉक्स रिएक्शन है, बताए थे। रिडॉक्स रिएक्शन देखने के लिए देखो ऑक्सीजन का गेन लॉस हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे देखो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के पास अभी ऑक्सीजन नहीं है, तो नाइट्रोजन के बाद में ऑक्सीजन आ जा रहा है, तो नाइट्रोजन का क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। अमोनिया का क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास क्या हो जा रहा है? हाइड्रोजन आ जा रहा है, तो क्या हो गया? रिडक्शन हो गया। हाइड्रोजन आना को क्या बोलते हैं? रिडक्शन। ठीक है, तो ये हो जा रहा है, लेकिन यहाँ पे एक सेकेंड, तो इसको क्या मारोगे? रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, पहचान लिए। इसका आंसर होगा C। फिलहाल याद रखो रिडॉक्स रिएक्शन इसमें हो रहा है। इसमें एक ही ऑप्शन मान के चलो, ठीक है ना, एक ही ऑप्शन कोई सही होगा, सब नहीं। क्या मान के चलेंगे कि C सही हो रहा है। देखो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी लिखा हुआ है। अमोनिया, अमोनिया में N से H निकलना, अमोनिया में से N से क्या निकलना? H निकलना, H निकलना या फिर O जुड़ना, H निकला या फिर O जुड़ा, तो क्या इसी को तो बोलते हैं ऑक्सीडेशन। ठीक है, फिर OH जुड़ा हो तो रिडक्शन रिएक्शन होगा ही। OH का खेला बेला हो तो ऑक्सीजन जुड़े, हाइड्रोजन हटे, ऑक्सीजन घटे, ये सब ऑक्सीडेशन रिडक्शन ये सब चलते रहता है। फिर यहाँ पे देखो ये वाला सवाल, चलो इसको सॉल्व करो। देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट बता रहे, यहाँ पे लिखा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, ऑक्सीकरण एजेंट कौन है। तो देखो हमेशा याद रख लो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उसको बोलेंगे जिसका रिडक्शन होगा। फिर से सुनो,
जिसका भी रिडक्शन होगा उसको बोलेंगे कि वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और जिसका भी मान लो कि किसी का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो उसको बोलते हैं हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट। और किसी का अगर रिडक्शन हो जाएगा तो उसको बोलेंगे हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। याद रहेगा, उल्टा चलता है इसमें। क्या चलता है? उल्टा। जिसका ऑक्सीडेशन होगा उसको बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट है, जिसका रिडक्शन होगा उसको बोलेंगे कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। उल्टा चलता है, उल्टा होता है उसमें। ठीक है, अब चलो ये इक्वेशन को लिख के देखते हैं हम लोग। पूछ रहा है कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन ऑक्सीकरण एजेंट है। तो हमको ये खोजना होगा, क्या खोजना होगा कि जिसका क्या हो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पूछ रहा है तब खोजना होगा कि किसका रिडक्शन हो रहा है। अब यहाँ पे देखो H2S है प्लस I2 है, इसको मिलने से क्या बन रहा है 2HI प्लस S। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे H2S में से H2S है, H2S में से यहाँ पर क्या आ गया, H हट गया सल्फर में। तो H2S में से क्या हट गया, H हट गया, बच गया यहाँ पे सल्फर अकेला। तो H के हटने को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। H को हटने को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। देखिए H2S का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो ये कैसा एजेंट होगा, रिड्यूसिंग एजेंट। फिर दूसरा आते हैं हम लोग यहाँ पे I2 को देखो, I2 के पास अभी H है नहीं, लेकिन केमिकल रिएक्शन होने के बाद I2 में यानी कि I में H जुड़ जा रहा है। तो H के जुड़ने को क्या बोलते हैं, H के जुड़ने को क्या बोलते हैं बताओ। तो H के जुड़ने को बोलते हैं हम लोग रिडक्शन। तो I2 का क्या होगा, रिडक्शन। और जिसका रिडक्शन होगा उसी को तो बोलते हैं हम लोग क्या, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, नहीं समझ में आया फिर से पॉज करके देखना, समझ में आ जाएगा। तो आंसर क्या होगा I2। देखो H2S में क्या, फिर से बता रहे H2S में क्या है, H हटा सल्फर में से, इसका क्या हो गया, जब H हटेगा तो इसको क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जिसका ऑक्सीडेशन होगा उसको क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट। तो H2S क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। लेकिन I2 में देखो, I में H जुड़ रहा है, तो जिसमें H जुड़ जाए उसको क्या कहते हैं, H के जुड़ने को रिडक्शन। और जिसका रिडक्शन होगा उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो किसका कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, I2। इसी का आंसर क्या होगा I2। समझ में आ गया, बस यही याद रखो, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन। यहाँ पे उल्टा चलता है, जिसका ऑक्सीडेशन होगा उसको बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट, जिसका रिडक्शन होगा उसको बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। फिर यहाँ पे देखो कंबशन रिएक्शन आर ऑलवेज, कंबशन रिएक्शन क्या होता है, एक्सो इंडो, सम टाइम एक्सो सम टाइम एक्सो, क्या है तब बताए थे। कोई भी चीज़ जले, जैसे कार्बन है ऑक्सीजन है, तो ये जलेगा तो CO2 प्लस हीट निकलेगा। तो हीट निकलेगा मतलब जो जो जो, तो क्या होगा एक्सोथर्मिक। हीट देना हो तो दो दो तीन दो, तो क्या होगा यहाँ पे हीट निकल रहा है तो एक्सोथर्मिक। ऐसे बता सकते हो मैंने एक्सोथर्मिक का कौन कौन सा रिएक्शन याद कराया था। एक तो कंबशन रिएक्शन, कोई भी हीट निकलने वाला। फिर हम लोग रेस्पिरेशन लेते हैं, सांस, रेस्पिरेशन, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है उसमें, वो भी क्या है एक्सोथर्मिक। फिर से डाइल्यूशन करते हैं हम लोग, एसिड में पानी मिलाते हैं, पानी में एसिड मिलाते हैं, ये भी क्या ये एक्सोथर्मिक। फिर एक रिएक्शन मैंने बताया था कल, क्यूक लैम्प को क्या बनाना, पानी मिला के, पानी में चूना में पानी मिलाना, बुझा चूना बनाना, COOH का होल ट्वाइस, ये भी क्या है कन्वर्जन ऑफ क्यूक लैम्प से स्लैग लैम्प बनाना, ये भी क्या है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। याद आया। अब ये बताओ, चलिए यहाँ पे पढ़ते हैं
एक तत्व X नम हवा के संपर्क में आने पे लाल भूरा रंग का हो जाता है। ये लाल भूरा रंग है, इसको दिमाग में फिट करेंगे, यहीं से पकड़ाई होगा। और एक नया यौगिक बनाता है, उसका नाम क्या है? इंग्लिश में पढ़ते हैं एन एलिमेंट एक्स ऑन एक्सपोजर टू मॉइस्ट एयर टर्न्स रेडिश ब्राउन। ये सबको याद रखेंगे। और एक नया कंपाउंड बनाता है, तो इसमें एक्स और वाई की पहचान कीजिए। मान लीजिए एक तत्व है एक्स, हमको नहीं पता कौन है। ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है और ये चीज़ जो बनाता है वो बनाता है वाई। ये वाई का जो कलर दिया हुआ है रेड ब्राउन, भूरा कलर, रेड ब्राउन भूरा कलर। तो याद रख लेंगे, भूरा कलर से ही इस सवाल को पकड़ना है कि भूरा कलर किसका होता है। तो रस्ट का होता है। लोहे पे जो जब जंग लग जाता है तो उसका कलर भूरा होता है। तो यहाँ पे एक्स हो जाएगा Fe ऑक्सीजन, और वाई की जगह पे हो जाएगा Fe2O3। रस्ट का ही फॉर्मूला होता है Fe2O3। यही होता है भूरा कलर का, यही होता है भूरा कलर का। रटें Fe2O3, ये रस्ट का कलर है, यही होता है भूरा कलर का। ये सही है। यहाँ पे देखो रस्ट का फॉर्मूला भी दिया हुआ है। कभी पूछे रस्टिंग क्या है, रस्टिंग लगना या कोरिजन, ये दोनों ऑक्सीडेशन रिएक्शन ही है। रस्टिंग क्या है? ये भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन का क्या होता है, गेन होता है। ठीक है। कोरिजन भी क्या है, ये भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन, इसमें भी क्या होता है, गेन होता है। ये देखो फॉर्मूला पूछे रस्टिंग का तो यही बता देना, Fe2O3, ये ब्राउन कलर का होता है। ठीक है, रस्टिंग का फॉर्मूला है। कोरिजन लगना या फिर रस्टिंग लगना ऑक्सीडेशन का ही उदाहरण है, याद रखेंगे। ये कोरिजन कैसे लगता है, इसका फॉर्मूला दिया है। ये एक्स कंपाउंड एयर के प्रेजेंस में रिएक्शन हुआ, कुछ पानी भी लगा, तो हमको एक ब्राउन कलर का एक चीज़ मिला, यही वो बन गया रस्ट, Fe2O3.10H2O। ठीक है। फिर एक वो तो जंग लगने का था, ये कोरिजन है, कोरिजन है। ठीक है, चलो मेनली यही पूछेगा। आयरन के ऊपर जो रस्ट लगता है जंग, उसका फॉर्मूला क्या है, तो ये याद रखेंगे। इसी का कलर होता है ब्राउन कलर का। अच्छा, ये रिएक्शन बताएं। एक क्वेश्चन पूछा था, निम्नलिखित में से किसके लिए प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल उपस्थित होता है? क्लोरोफिल का उपयोग किया जाता है। प्रकाश संश्लेषण का एग्जाम्पल ये बताए थे ना, रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर रिएक्शन करेगा सनलाइट के प्रेजेंस में पत्ता में, तब बनेगा C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन O2। तो ये क्लोरोफिल का काम क्या है, पत्ता में जो क्लोरोफिल रहता है इसका काम क्या रहता है, तो ये सनलाइट को क्या करता है पता है, ये सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, सनलाइट को अवशोषित करता है पत्ता में, ताकि रिएक्शन आगे चल पाए। तो प्रकाश को अवशोषित करता है, किसका काम रहता है, ये क्लोरोफिल का, क्लोरोफिल का। ये क्वेश्चन बताओ क्या है। ठीक है, इसका हिंदी में भी लाते हैं। तो इसका हिंदी में हमारे पास नहीं है, इसी में से बताओ। एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन है इसमें से? इवापोरेशन ऑफ वाटर। सबसे पहले बताओ एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब क्या होता है? जो जिसमें से हीट क्या हो, बाहर निकले, उसी को कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ऐसा रिएक्शन खोजना है जिसमें से हीट क्या हो, बाहर निकले। इवापोरेशन ऑफ वाटर बताओ। इवापोरेशन ऑफ वाटर, इवापोरेशन ऑफ वाटर मतलब क्या हुआ? इवापोरेशन का इंग्लिश हिंदी वाष्पीकरण, पानी का वाष्पीकरण। मतलब ये पानी है, इसमें से पानी क्या बन जा रहा है, वेपर। इवापोरेशन में क्या होता है, वाष्पीकरण में पानी गैस के रूप में बदल जाता है। तब बताए थे लिक्विड जब गैस के रूप में बदल जाए, सीधा सीधी चल रहे हैं, यही होता है इवापोरेशन या वेपराइजेशन। तो जब सीधा सीधी चलते हैं तो हीट देते हैं कि हीट रिलीज होता है। तो जब सीधा सीधी चलते हैं, सीधा सीधी चलने का मतलब क्या है, याद आ रहा है, पढ़ाई थी थ्योरी, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस या सॉलिड से गैस। ऐसे ऐसे सीधा सीधी जब भी चलेंगे तो क्या है, हीट देना पड़ता है।
तो ये ऑप्शन क्या है? गलत। वाष्पीकरण में हीट देते हैं हम लोग, पानी को गर्म करते हैं तब ना पानी वाष्पीकरित होके हवा में उड़ता है। तो ये इंडोथर्मी का एग्जाम्पल है। डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड H2SO4, एसिड का सांद्रीकरण यानी कि पानी में एसिड मिलाना। बताए थे जब पानी में एसिड मिलाएंगे तो हीट निकलता है बहुत सारा, तो ये क्या है? एक्सोथर्मिक हीट निकलेगा। अब उसके बाद तीसरा देखिए, ये तो सही है, ये नहीं है। रिएक्शन ऑफ वाटर विथ क्यूक्लाइम। अब यहाँ देखो क्यूक्लाइम का फॉर्मूला क्या होता है? CaO। इसका किसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं? पानी के साथ। तो क्या बन जा रहा है हम लोग को? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसी को ऐसा शब्द भी एग्जामिनर घुमा के पूछ सकता है कि चूना को, इसका हिंदी क्या हुआ? चूना को बुझा चूना में बदलना, या फिर चूना में पानी मिलाना, या क्यूक लाइम को स्लैग लाइम में बदलना, ठीक है ना, या क्यूक लाइम का पानी के साथ रिएक्शन कराना। तो हम बताए थे ये सब एक ही बात कहना चाह रहा है कि चूना है, ठीक है, चूना है, अभी चूना है, अभी चूना में क्या कर दिए? पानी मिला रहे हैं। तो बताइए कैसा रिएक्शन है? तो चूना में पानी मिलाने के लिए बोले थे कि हीट बाहर निकलता है ऐसे करके, तो क्या होगा? ये भी एक्सोथर्मिक। समझ में आ रहा है सारा बात? अभी देखो सब्लिमेशन ऑफ कैम्फर कैसा रिएक्शन है? तो ये इंडोथर्मिक है। सब्लिमेशन क्या होता है? सॉलिड से डायरेक्ट गैस में बदलना। तो बताए थे सॉलिड से लिक्विड, या लिक्विड से गैस, या सॉलिड से गैस, इन सब में जो सीधे सीधे प्रक्रिया चलता है उन सब में क्या होता है? हीट देना पड़ता है। तो ये इंडोथर्मिक है, तो ये भी नहीं होगा। तो समझ में आ रहा है ना एक्सो कौन है, इंडो कौन है? अरे भाई सिंपली तो याद हो ही जाना चाहिए, नहीं याद है तो समझ में भी आ ही रहा है, समझ में भी आ ही रहा है तो याद एक बार फिर से बता दे रहा है। एक्सो के लिए कौन कौन बताए थे जिसमें हीट निकलता था? एक तो रेस्पिरेशन बताए थे, ठीक है, चलो दिखाई दे रहा है तुमको, रुक जाओ। देखो ये एक्सो का कौन कौन है? रेस्पिरेशन वाला है, कंबशन कोई चीज़ को जलाने वाला है, डाइल्यूशन पानी में एसिड मिलाने वाला है, न्यूट्रलाइजेशन एसिड बेस मिल के साल्ट बनाने वाला है, फिर चूना में पानी मिलाना वही चीज़ तो है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड में पानी मिला रहा है H2O तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है। इसी को बोल सकते हैं क्यूक लाइम को हम स्लैग लाइम में बदल रहे हैं। तो ये सब क्या है? एक्सोथर्मिक, सब में हीट निकलेगा। फिर इंडोथर्मिक में क्या? हीट देने वाला, कोई भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन, किसी को भी तोड़ना है वो प्रकाश सेंसलेशन में भी हीट लेते हैं, सनलाइट लेते हैं तब ना खाना बनेगा। पानी को तोड़ते हैं इलेक्ट्रिसिटी से, ये भी क्या है? इंडोथर्मिक। कन्वर्जन ऑफ लाइम स्टोन टू क्यूक लाइम, ये देखो उसमें क्या था? क्यूक लाइम्स को हम लोग बदल देते हैं स्लैग्ड लाइम में। इसमें क्या है? लाइम स्टोन को बदल दे रहे हैं क्यूक लाइम में। चूना पत्थर को बदल रहे हैं चूना में। चूना पत्थर को तोड़ना ना पड़ेगा तब ना चूना बनेगा। एक पत्थर है, इसको तोड़ेंगे ऐसे ही से तब ना चूना बनेगा। तो याद रखेंगे ये वाला जो रिएक्शन होता है इंडोथर्मिक है। लाइम स्टोन को क्यूक लाइम में बदलते हैं इंडोथर्मिक। लेकिन पानी मिलाएंगे अगर चूना में, देखो चूना पत्थर से चूना बनाएंगे ना तो वो है इंडोथर्मिक। देखिए चूना में अगर पानी मिलाएंगे, ठीक है ना, बुझा चूना बनाएंगे, चूना को बुझाएंगे तो इसमें से गैस निकलता है, बाहर में हीट निकलता है, तो वो होता है एक्सोथर्मिक। ये बड़ी कंफ्यूजन होता है बच्चा को, लेकिन मैंने बता दिया। अब ये वाला बताओ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर विल गिव डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? VVI BPSC में पूछा हुआ है, बहुत दिमाग लगा के बताना है, बच्चे गलती करते हैं इसमें। कौन सा एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है? तो जैसे ही मैंने बोला डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में क्वेश्चन सॉल्व करना है तो दो चीज़ याद होना चाहिए। एक तो याद होना चाहिए इसका फॉर्मूला कि AB + C मिल के क्या बनाता है? BC + A। ये C है, B को तभी पटा लेता है जब C क्या हो? जब C क्या हो? A से ज़्यादा पावरफुल हो। जब C क्या हो? जब C A से ज़्यादा पावरफुल हो। तो यही देखना है कि C A से ज़्यादा पावरफुल है कि नहीं है, वही होगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आते हैं सभी में से चुनते हैं। ये है A, ये है B और ये है सिल्वर मेटल C। तो यहाँ पे देखो सिल्वर आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव है नहीं, तो ये ऑप्शन गलत। बहुत बच्चा यही मार के आ जाता है, तो क्या होगा? गलत। फिर यहाँ पे देखो ये A है
ये बी है, ये सी है, अल्मुनियम। अब देखो अल्मुनियम जो है मैग्नीशियम से ज़्यादा रिएक्टिव है, नहीं, तो ये भी नहीं होगा। फिर है ए, फिर है बी, फिर ये है सी। अब यहाँ पे देखो जो कॉपर है वह सिल्वर से ज़्यादा रिएक्टिव है। हाँ, कॉपर जो है ऊपर आता है, सिल्वर नीचे आता है। तो कॉपर सिल्वर से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो कॉपर सिल्वर को क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा, हटा देगा, तो यही हो जाएगा। ठीक है, तो सी आंसर। बहुत ध्यान से बनाना है, रिएक्टिव सीरीज यूज़ करते रहना है। कौन बोला, दिखाते हैं चलो। वैसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये वाला सीरीज याद रखना है, प्लस हमेशा याद रखना है ए बी प्लस सी क्या मिलता है, ए सी प्लस बी। इसमें सी को मजबूत होना चाहिए, किसको, सी को मजबूत होना चाहिए ए या फिर बी से, ताकि वो किसी एक को छीन ले, इन दोनों को अलग कर दे, इस कपल को। ठीक है, चलिए हो। ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है कि महारानी विक्टोरिया को किस अधिनियम के तहत इंडिया का महारानी विक्टोरिया बनाया गया, किस राजकीय अधिनियम के तहत। तो 1877 के तहत जो राजकीय उपाधि अधिनियम आया था, इसी के तहत विक्टोरिया को इंडिया का क्वीन बनाया गया था। 77 इंडिया की क्वीन, ऐसे याद कर सकते। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बनाओ। ठीक है, एक बार देख लेते, इसको बनाओ चलो। Which one of the following statement about the reaction below is incorrect? कौन सा ये जो रिएक्शन दिया है इसके बारे में गलत कथन चुनना है। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या दिया है, PbO प्लस कार्बन इक्वल टू क्या बना रहा है, Pb प्लस CO2। यहाँ देखो PbO मतलब लीड ऑक्साइड, लीड ऑक्साइड में से ऑक्सीजन हटा, लीड ऑक्साइड यहाँ पर है PbO, यहाँ पर लेकिन PbO सिर्फ Pb है। यहाँ पे देख रहे हो ना, लीड ऑक्साइड में से क्या हुआ, ऑक्सीजन हटा। अब बेचारे यहाँ पे सिर्फ सिंपल क्या बच गया, लीड। तो लीड ऑक्साइड में से ऑक्सीजन का हटना क्या कहलाएगा, ऑक्सीजन का हटना क्या कहलाता है। PbO में यहाँ पे ऑक्सीजन है, लेकिन यहाँ पर है ऑक्सीजन नहीं ना, तो ऑक्सीजन के हटने को क्या कहलाता है, रिडक्शन। यहाँ पे PbO का क्या होगा, रिडक्शन। PbO का क्या होगा, रिडक्शन। तो यहाँ पे लिख लो PbO का क्या होगा, रिडक्शन। फिर यहाँ पे देखो कार्बन है, कार्बन में यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो कार्बन का क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। कार्बन का क्या होगा, ऑक्सीडेशन। समझ में आ गया। हमेशा याद रखेंगे, बड़ी बच्चा में कन्फ्यूजन होता है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन किस तरफ देखिए। याद रखेंगे, ऑक्सीडेशन देखना हो या रिडक्शन हमेशा इसी रिएक्टेंट साइड का होगा, प्रोडक्ट साइड का नहीं। इसी दोनों में से किसी का ऑक्सीडेशन या किसी का रिडक्शन होगा। तो ऑप्शन चुनो, रिडक्शन किसका हो रहा है, लीड ऑक्साइड का। लीड इज गेटिंग रिड्यूस, लीड रिड्यूस थोड़ी हो रहा है, लीड ऑक्साइड ना हो रहा है, तो ये ऑप्शन क्या है, गलत है, ए। कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ी ना ये हो रहा है, कार्बन ना हो रहा है ऑक्साइड, तो ये भी ऑप्शन क्या है, गलत है। कार्बन इज गेटिंग ऑक्साइड, हाँ ये रिएक्टेंट की तरफ देखते हैं, कार्बन क्या हो रहा है, ऑक्साइड ऑक्सीडाइज हो रहा है, क्योंकि कार्बन में क्या जुड़ रहा है, ऑक्सीजन। लीड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस, हाँ लीड रिड्यूस हो रहा है लीड ऑक्साइड, क्योंकि लीड ऑक्साइड में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन हट के लीड बच जा रहा है, तो लीड ऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है, तो ए बी पहला ऑप्शन सही है। समझ में आया, भी आइए अपने से भी बनाए। अब यहाँ पे देख लीजिए क्वेश्चन, ये दिया है, बताइए कौन सा रिएक्शन है, फॉर्मूला पे सेट कीजिए। ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो फिर ये ए किसके साथ भाग जा रही है, ए तो नहीं, ए तो यहाँ पर हो गया, ये बी सी, तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो है ही, सही हो गया। डबल डिस्प्लेसमेंट है, नहीं सिंगल कपल है, प्लस ए कब आ रहा है। डबल डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या है, दोनों कपल होना चाहिए, ए बी प्लस बी सी। डिकम्पोजिशन है, नहीं, दो से टूट के एक बन रहा है, एक से टूट के दो बन रहा है, नहीं। डबल डिकम्पोजिशन नहीं, डबल कपल होना चाहिए, जबकि यहाँ पे सिंगल कपल एक आ रहा है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, नहीं, कॉम्बिनेशन में दो से जुड़ के एक बनता है, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है,
अब ये बताइए, अब इसमें बताना व्हाट हैपेंस व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन फिलिंग। यहाँ पे बोल रहा है कि जब हम लोग HCl में आयरन को रखते हैं तो क्या होगा। तो देखो ये है Fe प्लस इसमें HCl है, इसको अच्छा से लिखते हैं। ये है Fe प्लस HCl में रखे, इसको रिएक्शन किया तो Fe अपने साथ क्लोरीन को ले जाएगा। Fe अपने साथ क्लोरीन को तभी ले जाएगा जब Fe क्या हो, हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव हो। हाँ, Fe हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है, इसी कारण बना देगा फेरिक क्लोराइड प्लस यहाँ पे निकलेगा हाइड्रोजन गैस। कैसा रिएक्शन हो गया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि जो Fe है वो यहाँ पे हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है, इसी कारण ये हाइड्रोजन को अपने साथ ले लेगा, ये हाइड्रोजन को हटा देगा, क्लोरीन को अपने साथ ले लेगा। तो आंसर क्या होगा, ए, हाइड्रोजन गैस इन्वॉल्व होगा, निकलेगा बाहर की ओर और आयरन क्लोराइड फॉर्म होगा। देखो आयरन क्लोराइड बना, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो गया। अगर मान लो ये जो रिएक्शन लिखे हैं हम Fe प्लस HCl प्लस FeCl प्लस हाइड्रोजन, देखो क्या बताना चाह रहे हैं, ये जो अकेला अवारा है इसमें अगर शक्ति नहीं होता हाइड्रोजन से ज़्यादा तो इस कपल को अलग कर पाता नहीं ना, लेकिन ये हाइड्रोजन अवारा के पास शक्ति ज़्यादा है, हाइड्रोजन से शक्ति ज़्यादा है, इसी कारण ये अवारा क्लोरीन को पटा लेगा, हाइड्रोजन को क्या बना देगा, बोका बना के अकेले छोड़ देगा, हाइड्रोजन गैस निकल गया और फेरिक क्लोराइड बन गया। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है, किस लिए हो रहा है, क्योंकि ये आयरन यानी कि Fe ज़्यादा मजबूत है हाइड्रोजन से। रिएक्टिविटी सीरीज में भी देख लो, चलो दिखाते हैं। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, Fe प्लस HCl, Fe ज़्यादा मजबूत होना चाहिए HC से, Fe ऊपर आना चाहिए। देखो Fe क्या है, ऊपर है, किस से, H से, तो ऊपर है, इसी कारण इसको डिस्प्लेस कर पाएगा। ठीक है, तो रिएक्शन होगा प्लस हाइड्रोजन गैस भी निकलेगा। फिर इसको बना, शाइनी ब्राउन कलर एलिमेंट को हीट करते हैं एयर में तो ब्लैक हो जाता है। तो ब्लैक हो जाए, कॉपर है, ब्राउन कलर ब्लैक हो जाता है, कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, ब्लैक बोला, कॉपर ऑक्साइड, बस इतना याद रखो। फोटोग्राफी में किसका यूज़ करते हैं, AgCl AgBr का। कैसे तोड़ते हैं इस दोनों को, डिकम्पोज करते हैं सनलाइट की उपस्थिति में। कभी पूछा फोटोग्राफी में किसका यूज़ करते हैं, सिल्वर क्लोराइड सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर क्लोराइड सिल्वर ब्रोमाइड, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या है, एक कंपाउंड X है जिसको डिकम्पोज करते हैं तो बनता है Y और CO2 गैस। ये जो कंपाउंड Y है इसको यूज करते हैं सीमेंट में। तो ये क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, ये क्या है, CaO प्लस CO2। जो कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग तोड़ते हैं तो हमको मिलता है कैल्शियम ऑक्साइड। ये जो चूना है, चूना को सीमेंट बनाने में यूज किया जाता है, इसी कारण ये रिएक्शन होगा, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, याद रखना है। ब्राउन गैस कौन निकलता है, NO2, याद है ना। ब्राउन गैस जब भी पूछे किसका होता है ब्राउन गैस का कलर, ब्राउन गैस कौन होता है, तो NO2। बस हमें लव डेवलप करें, प्यार डेवलप करें, प्रोसेस से प्यार करें, लेकिन प्रोसेस से प्यार कैसे डेवलप करना स्टार्ट करें, स्पेशली पढ़ाई में। तो थोड़ा सा मैं आपको अपने एग्जांपल से समझाता हूँ। देखो, जब मैं ऑफिस जाता हूँ, ऑफिस में क्या होता है, जैसे आपको पढ़ाई ऐसी लगती है कि यार इसका तो कोई भी मतलब नहीं, जैसे आपको ऐसा लगता है कि पढ़ाई जो है वो जिंदगी में कहीं काम नहीं आने वाली एक्सेप्ट एग्जाम, तो फिर करने का मन नहीं करता। ऐसा ही मेरे साथ में ऑफिस में होता है। मैं इनकम टैक्स के ऑफिस में जाता हूँ एज एन इंस्पेक्टर। वहां पर जो काम होता है, इवन तो आपको बड़ा इंटरेस्ट, मजा नहीं आता, जैसे कि आप लोगों को पढ़ाई में मजा नहीं आता।
देखो, अगर आप इससे सोचोगे कि क्या मजा आएगा आपको इसमें, तो आपको अपने ऑफिस में बैठकर ही सब कुछ बनाना है। आपके ऑफिस में उसके डॉक्यूमेंट्स आएंगे, आप उन डॉक्यूमेंट्स को देखोगे, उन डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से सोचोगे कि, तो इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आप कहीं जाकर कोई वेरिफिकेशन कर रहे हो, जैसे वो इंस्पेक्टर वाला जो आपने सोचा होगा कि आप क्राइम पेट्रोल डायल 100 जैसा कोई केस सॉल्व कर रहे हो, वैसा नहीं होता। तो अब इसमें मैं कैसे लव डेवलप करता हूँ इस प्रोसेस में, आई टेक एवरीथिंग एज अ गेम। अब मेरे लिए सबसे पहली चीज, इस ऑर्डर को बनाने में, जो मैं बना रहा हूँ, उस ऑर्डर को बनाने में मेरे लिए कोई पर्पस नहीं है। मैं कुछ उससे हायर पर्पस सॉल्व करने की कोशिश नहीं कर रहा कुछ खास। जैसे पढ़ाई से आपको लगता है कि यार हायर पर्पस क्या क्या जिंदगी में क्या कर लेंगे, मैं उससे कोई हायर पर्पस सॉल्व करने की कोशिश नहीं कर रहा। मैं क्या कर रहा हूँ उसमें कि जब मैं सुबह ऑफिस गया, ऑफिस जाकर मैंने वो देखा कि आज मुझे इसका ऑर्डर बनाना है, तो उसके बाद में सब कुछ मेरे लिए गेम है। जैसे पहला जो काम होता है कि अगर ऑर्डर बनाना है तो पहले उसके सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स मुझे एक फोल्डर में इकट्ठे कर लेने चाहिए, या फिर एक फाइल बना लेनी चाहिए। हो सकता है कि उसने बहुत सारे रिप्लाईज भेजे, तो आप बाकी लोग क्या करते हैं, बाकी लोग हो सकता है फाइल बनाए, या फिर हो सकता है कंप्यूटर पर बनाए, लेकिन हो सकता है डेस्कटॉप पर ही बना रहे। अब डेस्कटॉप पर बनाने में कोई गेम नहीं है, क्योंकि उसमें आप इंप्रूव नहीं कर रहे हो। हमेशा आपको मजा उस काम में आएगा जिसमें आप इंप्रूव कर रहे हो। तो मैं कोशिश करता हूँ इस काम को अच्छे से करूँ। तो मैं क्या करूँगा, अपनी ड्राइव पे जाऊँगा, ड्राइव पर एक नया